कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां शब्द अपनी ताकत खो चुके हैं और खामोशी सबसे तेज आवाज बनकर हर कोने में गूंज रही है। बोस हाउस की ऊंची दीवारों के भीतर आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा सन्नाटा जो आने वाले किसी भयानक तूफान की आहट दे रहा है। कल कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। मीडिया के कैमरों के सामने ऋषि और झनक ने जिस तरह अनिरुद्ध बोस की झूठी प्रतिष्ठा को बेनकाब किया, उसके बाद हर किसी को लगा था कि शायद अब अनिरुद्ध का पत्थर सा दिल पिघलेगा। सबको उम्मीद थी कि एक पिता आखिरकार अपनी गलती मानेगा और उस बेटी को गले लगाएगा जिसे उसने बरसों तक नकारा है। लेकिन अहंकार वह दीमक है जो इंसान की सोच और संवेदनाओं को अंदर से खोखला कर देती है। अनिरुद्ध बोस अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। डीएनए रिपोर्ट्स की सच्चाई सामने आ जाने के बावजूद, मीडिया में बदनामी झेलने के बाद भी घर की चारदीवारी के भीतर उसका व्यवहार झनक के प्रति और भी ज्यादा ठंडा, क्रूर और उदासीन हो गया है। उसे लगता है कि झनक ने उसकी इज्जत उछाली है, जबकि वह यह समझ ही नहीं पा रहा कि झनक सिर्फ अपना वजूद और अपना हक मांग रही थी। अनिरुद्ध की इसी नफरत और तिरस्कार ने झनक को आज उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। उस रात कोलकाता के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे झनक की जिंदगी पर अंधेरा छा चुका है। अपने कमरे में अकेली बैठी झनक अपनी मां नूतन की तस्वीर को निहार रही है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि आंसुओं का कोटा अब खत्म हो चुका है। उनकी जगह उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दृढ़ निश्चय है। वह जान चुकी है कि जिस पिता के लिए वह दुनिया से लड़ी, जिसके नाम के लिए उसने ऋषि का साथ लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वह पिता उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगा। कानून उसे बोस सरनेम तो दिला सकता है, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में वह प्यार नहीं दिला सकता जिसकी वह हकदार थी। अर्शी और अदिति के रोज रोज के ताने, अनिरुद्ध की नफरत और घर के माहौल ने झनक की आत्मा को छलनी कर दिया है। वह समझ चुकी है कि इस घर में रहना मतलब अपने स्वाभिमान का रोज रोज कत्ल करना। और झनक अपनी मां की तरह स्वाभिमानी है। वह प्यार के लिए भीख नहीं मांग सकती। इसी एहसास के साथ वह फैसला ले लेती है जो शायद उसे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वह कोलकाता छोड़ रही है, हमेशा हमेशा के लिए। झनक चुपचाप अपना बैग पैक करना शुरू करती है। वह ज्यादा सामान नहीं ले जा रही, बस कुछ जरूरी कपड़े और अपनी मां की यादें। नूतन की पुरानी डायरी, वह छोटी सी मूर्ति जिसकी नूतन पूजा करती थी, और वह तस्वीर जिसमें अनिरुद्ध और नूतन साथ नजर आते हैं। हर चीज को बैग में रखते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ सामान नहीं है, यह उसकी पूरी जिंदगी का सार है जिसे वह समेट रही है। उधर हॉल से अर्शी और अदिति की हंसी की आवाजें आ रही हैं। वे अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अनिरुद्ध ने झनक को नजरअंदाज करके यह साबित कर दिया है कि वही उसकी प्राथमिकताएं हैं। अदिति गर्व से अपनी मां से कह रही है कि कोर्ट केस के बावजूद पापा ने झनक को डिनर टेबल तक नहीं आने दिया। उनकी यह खुशी झनक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही है, लेकिन अब वह इन सब बातों से ऊपर उठ चुकी है। उसका मन अजीब तरह से शांत है, जैसे तूफान से पहले समंदर शांत हो जाता है। रात के करीब 2 बज चुके हैं। पूरा घर गहरी नींद में है। अनिरुद्ध अपने कमरे में जाग रहा है। उसे नींद नहीं आ रही। कोर्ट में ऋषि द्वारा लगाए गए इल्जाम, पेश किए गए सबूत उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। उसका दिल जानता है कि झनक सच बोल रही है, कि उसकी आंखों में वही गहराई है जो कभी नूतन की आंखों में हुआ करती थी। लेकिन उसका अहंकार और अर्शी को खोने का डर उसे सच स्वीकारने से रोक देता है। वह बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा है, यह जाने बिना कि उसी वक्त उसकी अपनी बेटी घर के पिछले दरवाजे से हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर जा रही है। झनक दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरती है। एक पल के लिए वह मुड़कर उस घर को देखती है जिसे उसने अपना घर बनाना चाहा था। उसकी नजर अनिरुद्ध के कमरे की बंद खिड़की पर पड़ती है और वह धीमे से बुदबुदाती है कि अलविदा मिस्टर अनिरुद्ध बोस, आपने अपनी जिद का केस तो जीत लिया, लेकिन आज आप अपनी बेटी हार गए। इसके साथ ही वह अंधेरे में ओझल हो जाती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरते हुए उसके आंसुओं को छुपा लेती हैं।
सुबह होती है। बोस हाउस में एक अजीब सी बेचैनी है। नौकर जब झनक के कमरे में चाय लेकर जाता है तो वहाँ खाली कमरा देखकर घबरा जाता है। बिस्तर सलीके से लगा है, अलमारी खाली है और टेबल पर एक लिफाफा रखा है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, अनिरुद्ध। घबराया हुआ नौकर नीचे दौड़ता है। अर्शी और अदिति भी वहीं आ जाती हैं। अनिरुद्ध जैसे ही वह लिफाफा अपने हाथ में लेता है, उसकी धड़कन रुक सी जाती है। उसी वक्त ऋषि घर में दाखिल होता है। माहौल देखकर वह समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। झनक का खाली कमरा, वह चिट्ठी और अनिरुद्ध का कांपता हुआ हाथ सब कुछ बयां कर देता है। जब अनिरुद्ध चिट्ठी पढ़ता है, झनक की आवाज दर्शकों के कानों में गूंजती है, जिसमें वह अपने टूटे हुए सपनों, अपनी पहचान और अपने फैसले की बात करती है। चिट्ठी के साथ नूतन की मेडिकल रिपोर्ट गिरती है, जो अनिरुद्ध के सामने वह आखिरी सच रख देती है जिसे वह सालों से नकारता आ रहा था। इसके बाद घटनाएं बिजली की रफ्तार से बदलती हैं। ऋषि झनक को ढूंढने निकल पड़ता है। अनिरुद्ध पछतावे में पागलों की तरह उसके पीछे भागता है और झनक स्टेशन पर बैठी किसी भी ट्रेन में बैठकर इस शहर से दूर चले जाने का फैसला कर चुकी है। जब ट्रेन उसकी आंखों के सामने से निकल जाती है, तब अनिरुद्ध समझ जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। यहीं से कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां झनक एक नई पहचान की ओर बढ़ रही है। ऋषि उसके रक्षक की तरह उसके पीछे खड़ा है और अनिरुद्ध का पश्चाताप का सफर शुरू हो चुका है। यह अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जो रिश्तों, गलतियों और माफी की असली कीमत दिखाएगा। दोस्तों, अब कहानी उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि झनक लौटेगी या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि खोने के बाद इंसान कितना बदल सकता है। सच ही कहा गया है कि किसी रिश्ते की असली कीमत उसके बिछड़ने के बाद ही समझ आती है, और अनिरुद्ध बोस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। झनक के जाने के बाद बोस हाउस की भव्यता जैसे एक झटके में खो गई। जो घर कभी रोशनियों, रुतबे और शोर से भरा रहता था, वह अब एक ठंडे मकबरे जैसा लगने लगा। दीवारें वही थी, फर्नीचर वही था, लेकिन आत्मा कहीं खो चुकी थी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अनिरुद्ध प्लेटफॉर्म पर टूटकर गिर पड़ा था। उस रात जब वह स्टेशन से घर लौटा, तो वह वही अनिरुद्ध नहीं था जिसे दुनिया एक सख्त, घमंडी और ताकतवर बिजनेसमैन के रूप में जानती थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह सीधे अपने आलीशान कमरे में नहीं गया, बल्कि उस छोटे से कमरे की तरफ दौड़ा जहां कभी झनक रहा करती थी। वही कमरा जिसे अर्शी अक्सर तिरस्कार से नौकरानी का कमरा कहकर पुकारती थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही अनिरुद्ध जैसे वहीं थम गया। खालीपन उसे अंदर तक जकड़ गया। बिस्तर पर पड़ी पुरानी चादर, दीवार पर टंगी झनक की अधूरी तस्वीरें, सब कुछ जैसे उससे सवाल कर रहा था। अनिरुद्ध ने उस चादर को सीने से लगा लिया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। अर्शी और अदिति भागते हुए वहां पहुंची। अर्शी ने उसे संभालने की कोशिश की और कहा कि अच्छा हुआ झनक चली गई, अब सब चैन से रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये शब्द अनिरुद्ध के कानों में पड़े, उसके भीतर बरसों से दबा ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने अर्शी को जोर से धक्का दिया, इतना कि वह दीवार से जा टकराई। अनिरुद्ध की आंखों में खून उतर आया था। उसने कांपती उंगली उठाकर चेतावनी दी कि आज के बाद अगर किसी ने भी झनक के खिलाफ एक शब्द बोला, तो वह भूल जाएगा कि इस परिवार से उसका कोई रिश्ता है। उसने अर्शी पर इल्जाम लगाया कि उसी ने उसके दिमाग में नफरत का जहर भरा और उसे अपनी ही बेटी का दुश्मन बना दिया। यह सब देखकर अदिति सहम गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मां का अहंकार टूट रहा है। उस रात अनिरुद्ध ने झनक के कमरे को अंदर से बंद कर लिया और कसम खाई कि जब तक वह अपनी बेटी को वापस नहीं लाएगा, तब तक वह इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद कहानी में आता है 6 महीने का समयांतराल। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बोस हाउस का सन्नाटा अब भी वैसा ही है। कोलकाता का मौसम बदला, लेकिन इस घर का मातम नहीं बदला। अनिरुद्ध अब ऑफिस नहीं जाता। उसका बड़ा बिजनेस साम्राज्य डगमगाने लगा है, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं।
उसने सूट बूट छोड़ दिए हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है और साधारण कुर्ते में रहने लगा है। हर शाम वह हावड़ा स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जाकर घंटों बैठा रहता है जहां से झनक चली थी। हर गुजरती ट्रेन में उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखता है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन एक पिता का पागलपन दुनिया की समझ से परे होता है। अर्शी ने घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन उसकी जीत अब उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी है। अनिरुद्ध उससे बात तक नहीं करता। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अजनबियों की तरह। अदिति भी इन 6 महीनों में और ज्यादा कड़वी हो गई है। ऋषि ने अपना वादा निभाया है। उसने अदिति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वह पूरे देश में झनक को ढूंढने में लगा हुआ है। हर शहर, हर आश्रम, हर डांस स्कूल में उसकी तलाश जारी है। अदिति की जलन अब नफरत से आगे बढ़कर जुनून बन चुकी है। वह चाहती है कि झनक मिले, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे बर्बाद कर सके। और उधर झनक, जिसे सब टूट चुका मान रहे थे, असल में खुद को फिर से गढ़ रही है। कहानी हमें कोलकाता से दूर बनारस ले जाती है। गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां और रूहानी सुकून के बीच झनक अब जानकी बन चुकी है। वह अपनी पहचान बदल चुकी है ताकि उसका अतीत उसे ढूंढ न पाए। वह एक अनाथालय में बच्चों को नृत्य सिखाती है और शाम को घाट पर भजन गाती है। उसकी आवाज में दर्द भी है और शांति भी, जिसे सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। वह अब किसी के सहारे नहीं जीना चाहती। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब बनारस में एक बड़ा संगीत महोत्सव आयोजित होता है, जिसका मुख्य स्पॉन्सर बोस कॉरपोरेशन होता है। अर्शी अनिरुद्ध को जबरदस्ती इस ट्रिप पर भेजती है, यह सोचकर कि शायद जगह बदलने से वह संभल जाएगा। अनिरुद्ध पहले मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कार्यक्रम गंगा के घाट पर है, तो नूतन की याद उसे वहां खींच लाती है। महोत्सव की शाम, गंगा आरती और शंखनाद के बीच मंच पर जानकी की प्रस्तुति होती है। जैसे ही झनक के घुंघरुओं की आवाज गूंजती है, अनिरुद्ध का दिल कांप उठता है। वही घुंघरू, वही गीत, वही दर्द। ऋषि भी भीड़ में पहुंच चुका है और झनक को पहचान लेता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मंच पर टिक जाती हैं, लेकिन झनक घबराकर बैकस्टेज भाग जाती है। अनिरुद्ध और ऋषि वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह फिर से गायब हो चुकी होती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि झनक बनारस में ही है। इसी बीच अदिति भी बनारस पहुंच जाती है और एक खतरनाक साजिश रचती है। कहानी का क्लाइमेक्स गंगा के बीच आता है, जब झनक की नाव तूफान में फंस जाती है और वह पानी में गिर जाती है। ऋषि बिना सोचे समझे गंगा में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। अनिरुद्ध किनारे से यह सब देखकर टूट जाता है। जब झनक को होश आता है और वह पापा कहकर अनिरुद्ध को पुकारती है, तो बरसों का दर्द आंसुओं में बह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस, अदिति की साजिश और नए सवाल कहानी को और गहरा बना देते हैं। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध अपनी गलतियों को कैसे सुधारेगा, अदिति का अंजाम क्या होगा और क्या झनक अपने पुराने घावों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। इतना तय है कि असली ड्रामा अब शुरू हुआ है और आने वाले एपिसोड्स भावनाओं, टकराव और रिश्तों की नई परिभाषा लिखने वाले हैं।